नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणिक तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो लगभग इसी पुस्तक से आते हैं। प्रमाण स्वरूप मैंने कई प्रश्न आपको बताए भी हैं, आज भी हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं द्विवेदी युग, स्वच्छंदतावाद सबको पढ़ने के बाद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं छायावाद। छायावाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत बेहतरीन युग के रूप में जाना जाता है। लगभग 20 वर्ष इसकी अवधि रही। प्रमुख इसके 4 स्तंभ हैं, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावादी लेखक त्रयी के विषय में पूछा जाए तो निराला, पंत और प्रसाद लिखिएगा, और चतुष्टय के बारे में पूछा जाए तो चौथे स्तंभ के रूप में आप महादेवी वर्मा को भी जानते हैं। ठीक है, महिलाओं के साथ थोड़ा सा इतिहास लेखन में भी भेदभाव होता है, लेकिन उस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे। आज हम यहाँ छायावाद को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वयस्कता के साथ जीवन क्रम में जटिलताएं विकसित होती हैं। हम सभी जानते हैं ना, हिंदी संवेदना के क्षेत्र में इस अवधि को छायावाद नाम ठीक ही दिया गया है। कभी कभी हिंदी समीक्षा में छायावाद शब्द एक दुर्वचन के रूप में प्रयुक्त होता दिखता है। भावुकता, कल्पना विलास, यथार्थ से अलगाव, क्या क्या है? भावुकता। आप प्रसाद का पूरा काव्य पढ़िए, भावुकता। कल्पना विलास, पंत की रचनाएं पढ़िए, प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना। यथार्थ से अलगाव, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में मधुचर्या कहा। इन विविध मनः स्थितियों को वर्णित करने के लिए एक मोटा शब्द छायावाद चल जाता है। छायावाद की इन स्थितियों को आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में क्या कहा? मधुचर्या कहा। जो परीक्षार्थी नए हैं, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो उनके लिए ये तथ्य नया है, लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने चैनल से, प्लेलिस्ट से हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को यदि पूरा पढ़ा है तो ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं हैं। अच्छा, अब बात चली है तो आप जानकारी ले लीजिए। नए हैं तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त, यानी छोटी सी पुस्तक पढ़िए, हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास, क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में उसे पढ़ लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़िए और फिर आप राम स्वरूप चतुर्वेदी जी पर आइए। इसके बाद हिंदी साहित्य की तैयारी के में कुछ शेष नहीं रह जाता। यह परिस्थिति यहाँ अति सरलीकरण से उत्पन्न हुई है, वहीं अनेक विभ्रमों को उपजाती है। छायावाद के समतुल्य अंग्रेजी में रोमांटिक शब्द भी कभी कभी हल्के तिरस्कार के भाव को लपेटे रहता है, जबकि सेंटिमेंटल शब्द का प्रयोग तो निश्चित रूप से खिल्ली उड़ाने के लिए होता है। पर इस तरह के दोनों अंग्रेजी प्रयोग सामान्य बोलचाल के क्षेत्र में ही अधिक चलते हैं। साहित्यिक संदर्भों में रोमांटिक शब्द अपने पूरे भाव गांधीर्य के साथ प्रयुक्त होता है। हिंदी में छायावाद शब्द इस तुलना में अब काफी अवमूल्य दिखता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। संदर्भ है निराला की कविता तोड़ती पत्थर। विश्लेषण एक नए कवि समीक्षक द्वारा क्या कहते हैं वो, कि ये सारे शब्दबंद छायावादी हैं और गाढ़े के कुर्ते में चमकते हुए रेशमी पैबंद से लगते हैं, जो सौंदर्य को बढ़ाते नहीं उसका खुरदरापन भंग करते हैं। समीक्षा के एक नए रूप में जो मुख्यतः नई कविता और वामपक्षी विचारधारा के मिले जुले संदर्भों से विकसित हुआ है, छायावादी शब्द का यह प्रतिनिधि प्रयोग कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के बाद छायावाद की जो समझ मुख्यतः नंद दुलारे वाजपेयी के माध्यम से विकसित हुई थी, वह फिर परवर्ती काव्य आंदोलनों के उत्साह अतिरेक में क्रमशः मंद पड़ गई। स्पष्ट यहाँ प्रश्न एक विशेष शब्द के प्रयोग का नहीं है। मुख्य बात यह है कि ऐतिहासिक विकास क्रम में उस प्रयोग से द्योतिक रचना धारा के प्रति दृष्टिकोण की। साहित्य के इतिहास में किसी भी रचना धारा के लिए कोई नामकरण कभी पूरे तौर पर तोषप्रद नहीं हो सकता, यानी संतोषप्रद नहीं हो सकता। आप देखते हो ना, आदिकाल के नाम को लेके भी विवाद है, बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं। पर छायावाद भी नहीं,
पर देखना यह है कि नामकरण के प्रति असंतोष रचना धारा ही के प्रति कोई पूर्वाग्रह न बना दे। यह सचमुच एक विचित्र स्थिति है कि साधारण ढंग से छायावाद कहने पर चांदनी रात, नौका विहार, जूही कक्कली आदि से संबद्ध कविताओं की याद अधिक दिलाई जाती है। कामायनी प्रसाद की, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास निराला की, इनको तो पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। छायावाद का यह मनुष्य चित्र बनाने में कुछ उस युग के समीक्षकों और इतिहासकारों का योगदान है जो छायावाद को मूलतः प्रकृति संबंधी काव्य मानना चाहते थे। प्रकृति काव्य के प्रेमी होने के कारण स्वयं रामचंद्र शुक्ल इसी धारणा के निकट थे। उनका आग्रह तो यहाँ तक था कि प्रकृति को ही सर्वतः आलंबन मानकर कविता लिखी जा सकती है और लिखी जानी चाहिए। मानो उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि उन्होंने स्वयं एक लंबी कविता सवैया जैसे छंदों में लिखी थी। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी कवि चतुष्टय में से सुमित्रा नंदन पंत के काव्य के प्रति विशेष रुझान का भी एक कारण आचार्य शुक्ल के मन में प्रकृति प्रेम और उसके प्रति उत्साह है। तो आपको पता चल गया कि रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार नहीं है बल्कि क्या है, कवि भी हैं। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ। सबसे ज़्यादा पेजों में किसको लिखा है? भक्ति काल में अगर शुक्ल को पढ़ेंगे तो भक्ति काल में तुलसीदास को, और छायावाद में सुमित्रा नंदन पंत को। महादेवी वर्मा को तो शुक्ल ने लगभग एक पेज में ही निपटा दिया। यह ठीक है कि छायावादी कवियों के आरंभिक काव्य में प्रकृति के प्रति एक किशोर सम्मोहन भाव दिखता है, पर धीरे धीरे इस प्रकृति का स्थान मानवीय जीवन और उसकी विविध जटिल भाव भूमियां ले लेती हैं। जब सुमित्रा नंदन पंत ने शुरू में लिखा था, क्या लिखा था? छोड़ दुर्मोह की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन, भूले अभी से इस जग को। तब शायद उनके जग में प्रकृति का ही विशेष महत्व था, पर यथार्थ की समझ के प्रयत्न में प्रकृति को बात दिए बिना भी उनकी यह अन्य छायावादी कवियों की कविताओं में मनुष्य और उसके सामाजिक परिवेश का तनाव क्रमशः केंद्र में आता जाता है। विडंबना इस बात की है कि स्वयं इन कवियों की विश्व दृष्टि जहाँ जटिलतर और समृद्धतर होती गई है, वहाँ इन कवियों के काव्य का जो मनुष्य चित्र हिंदी पाठकों और समीक्षकों की पहली पीढ़ी में बना था, वह हमारे साहित्यिक वातावरण में अभी भी परिव्याप्त है। अब ये तो हो गई इनकी व्याख्या। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता हमने पढ़ी है ना, और ये जो है आपने ऊपर चंद पंक्तियां पढ़ी। प्रकृति के हिसाब से ठीक है, प्रकृति को इन्होंने कह दिया कि भाई ज़्यादा महत्व दे दिया कि मतलब संसार को कम महत्व दे दिया, प्रकृति को ज़्यादा दे दिया। लेकिन जब आप इनकी परिवर्तन पढ़ेंगे, बाद की जो इनकी प्रौढ़ रचनाएं पढ़ेंगे, जब ये अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर प्रौढ़ रचनाएं लिख रहे थे, लोकायतन वगैरह, उनको पढ़िए आप। वहाँ तो जीवन केंद्र में जीवन है, व्यक्ति है वहाँ केंद्र में, लेकिन परिछवि इनकी समीक्षकों ने ऐसी बना दी कि ध्यान जाता है केवल इन चंद पंक्तियों पर। प्रकृति काव्य और छायावादी काव्य में विभ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। इस बात को जयशंकर प्रसाद ने समझा था। अपने निबंध यथार्थ और छायावाद का समापन करते हुए उन्होंने लिखा, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। तो आप देखिए, नोट करिए, सबसे पहले तो लगाइए कि यथार्थवाद और छायावाद किसका निबंध है? ये जयशंकर प्रसाद का है। जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे गद्यांश पूछे जाते हैं। अधिकतर तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से होते हैं। श्रद्धा भक्ति क्या है, श्रद्धा और भक्ति कविता क्या है, और कुछ हैं चिंतामणि में उनके संकलित निबंध हैं जो बहुत स्पेशल है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगी रामचंद्र शुक्ल के निबंध, चिंतामणि काव्य संग्रह के 3-4 जो इम्पोर्टेंट है। उनको पढ़ेंगे तो पैराग्राफ तो बहुत इजीली आप कर लेंगे, एक ना एक आ ही जाता है। 2 पैराग्राफ है तो एक उसका आ ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ से भी आपका जो है पैराग्राफ बन जाते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद के ये निबंध है रहस्यवाद को लेकर, इन सब को लेकर भी पैराग्राफ बन जाते हैं। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जिन्हें पैराग्राफ्स पढ़कर ही आप लगा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डिटेल हमें पढ़नी पड़ती है। तो अब समय के साथ याद आ गया तो बता दूं कि चिंतामणि काव्य संग्रह के जो 3-4 निबंध हैं, ज़्यादा तो मैंने भी नहीं करवाए, निबंध संग्रह में तो बहुत सारे निबंध 3-4 करवाए, उनको आप जरूर देख लेना है ना अपनी एग्जाम से पहले। इतनी खरी चेतावनी के संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है कि रचनात्मक स्तर पर प्रकृति का सीमित उपयोग ही छायावादी कवियों ने किया है। यह बात कहने पर कुछ अटपटी सी लग सकती है कि हिंदी में छायावाद का मनश्चित्र बनाने में एक बड़ा योगदान रविन्द्रनाथ ठाकुर, विशेषतः उनकी गीतांजलि का है, क्योंकि आरंभिक काल में यह मानकर चला जाता था कि हिंदी का छायावादी काव्य बांग्ला के अनुकरण पे है। पुराने ईसाई संतों के छायावास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह बात क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बार ही झुक पड़े। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है, अतः गीतांजलि में जैसा प्रकृति चित्रण, मानवीय प्रेम और आध्यात्म का संश्लेष था, वैसा ही काव्यात्मक वातावरण छायावाद का मान लिया गया। हिंदी पाठक की विचित्र दीक्षा थी कि गीतांजलि पढ़ने पर उसे जैसी अनुभूति होती वैसी ही अनुभूति वह अनिवार्यतः छायावादी आस्वादन के साथ जोड़ लेता था। तो जैसा मैंने कहा कि छायावाद तक तो आचार्य शुक्ल ने लिखा है, तो यहाँ तक तो इनके जो है पृष्ठ संख्या भी दी है, यहाँ तक तो इनके विचार हमें समझने ही पड़ेंगे। छायावाद पे इनकी पुस्तक समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद देखते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हमें क्या नया सिखाते हैं ना। तो ये है कि छायावाद पर बांग्ला काव्य का प्रभाव प्रारंभ के समीक्षक मानते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के आरंभ से बंगाल का प्रभाव उस युग के मध्य देशीय जीवन में था। इसका विवेचन हम पहले कर आए हैं। साधारण आचार व्यवहार से लेकर साहित्यिक रचना कर्म के लिए मध्य देश को आदर्श बंगाल से मिलता था। यह तत्कालीन संस्कृति के प्रवाह की दिशा थी। भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्वाभाविक था, क्योंकि 19वीं शती में पुनर्जागरण का नेतृत्व बंगाल ने किया था। निराला का काव्य व्यक्तित्व मनोविश्लेषण के स्तर पर एक गुत्थी है, उसका कोई समाधान नहीं होता है यदि उसमें से बंगाल के संपर्क को बाद कर दिया जाए। निराला बैसवाड़े के ग्रामीण परिवार के थे। पिता सामान्य सिपाही, शिक्षा कुछ हुई नहीं, हिंदी भाषा के जीवित संपर्क से अलग रहे। फिर उनके काव्य में यह रचनात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, बहुत बड़ा प्रश्न है ना। 1927 में वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद को अपने गांव गढ़ाकोला से एक पत्र में निराला लिखते हैं, आप मुझे लिफाफे में पत्र लिखने पर अपना एक सादा लेटर पेपर के साथ ही रख दिया कीजिएगा। यहाँ कागज का बड़ा अभाव रहता है, वज्र देहात है। यह स्थिति ठेठ हिंदी क्षेत्र के उस इलाके की है जहाँ सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और आधुनिक काल के काफ़ी बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और लालन पोषण हुआ। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में भी हम पढ़े आए ना द्विवेदी युग में, कि ये तो क्या थे, रेल उसमें तार बाबू थे, ये इनका भी कोई लेना देना नहीं था साहित्य से, पर ठीक है। और उस कवि की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है जिसे राम की शक्ति पूजा लिखनी है। तब विधेयवादी दृष्टिकोण का समर्थन न करते हुए भी दिखता है कि बैसवाड़े के संस्कारों को परिष्कार कलकत्ता से टकराहट में मिला। कौन कह रहा है ये बात कि बैसवाड़े के संस्कारों को परिष्कार कलकत्ता से टकराहट में मिला? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बंगला का यह रचनात्मक संपर्क आधुनिक काल में भारतेंदु के समय से ही दिखाई देने लगता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक अपने ग्रंथ में भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र की कृतियों में से प्रेम तरंग का ब्यौरा देते हुए ब्रज रत्नदास लिखते हैं कि ग्रंथकर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चंद्र उपनाम गिरधर दास जी तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम दिया है। इसमें 64 पृष्ठ और 361 पद हैं, जिसमें बाबू गिरधर दास के 23, बाबू हरिश्चंद्र के 204 और 44 चंद्र का उपनाम के हैं। अंतिम 34 बांग्ला के हैं। प्रेम तरंग
के वर्तमान रूप में पहली 100 रचनाएं हरिश्चंद्र की हैं। ब्रजभाषा पद और कुछ खड़ी बोली नज्म। फिर बंगला गान है जिनमें 46 जो अधिकतर चंद्रिका उपनाम के हैं, कुछ में हरिश्चंद्र की भी छाप है, और अंत में रसा उपनाम से भारतेंदु की 2 उर्दू गजल हैं। चंद्रिका के बारे में बताया जाता है कि वे भारतेंदु की बंगालिन मित्र थी। तो रसा उपनाम से कविता कौन करता था? प्रश्न पढ़ा है ना आपने, कुछ याद आ रहा है? ठीक है। चंद्रिका किसको माना जाता है कि ये इनकी बंगालिन मित्र थी? ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक भारतेंदु के पिता। तो ये है प्रेम तरंग ग्रंथ है, ये ना ब्रज रत्न दास का ग्रंथ है। कौन सा? प्रेम तरंग। इसमें इन सब का ब्यौरा है ना। ये प्रश्न तो आपने कई बार देखा होगा ना कि रस उपनाम से कौन करता था ना उर्दू में। तो ये उर्दू में ये करते थे। ये यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाता है। अभी कौन से पेपर में पूछा है लिख देंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। अब सारे प्रैक्टिस सेट सारे पेपर लेके बैठूँ फिर लिखूँ, संभव नहीं हो पाता। आशा करती हूँ। अब देखिए आज का तो जो पूरा रहा आपकी भूमिका रही छायावाद की। अब इसके कवियों ने क्या लिखा, उस रचना के बारे में अन्य राइटर्स ने क्या कहा, ये सब कल की कक्षा में देखेंगे। आज तो हमने छायावाद की भूमिका या कहें पृष्ठभूमि को जाना है। कल और नए नए तथ्य जानेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हुए पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि इन वीडियोज़ को आप अपना प्यार और सहयोग ज़रूर देंगे। प्यार दीजिए, कमेंट और लाइक के माध्यम से सहयोग करें, शेयर करके। मिलती हूँ आपसे पुनः, तब तक के लिए नमस्कार। उपन्यास वाला प्रैक्टिस सेट अपलोड मैं कर दूँगी, ठीक है।